हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इक्वी मार्जिनल और यूटिलिटी। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और मार्जिनल यूटिलिटी से मतलब है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हर एक एडिशनल कंजप्शन पे किस तरीके से डिराइव हो रहा है। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम डेफिनेशन टर्म में भी देखेंगे यहाँ। This law points out how a consumer can get maximum satisfaction out of given expenditure on different commodities। इसका मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज पे अपना अमाउंट खर्च कर रहा है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। जो डॉक्टर मार्शल हैं उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, इफ अ पर्सन हैज अ थिंग विच ही कैन पुट इन सेवरल यूजेस ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दीज यूजेस इन सच अ वे दैट ही हैज द सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल। इसका मतलब भी इसी तरीके से है कि अगर किसी बंदे के पास कुछ एक अमाउंट है और उसको डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज पर उसको खर्च करना है, तो वो उस खर्च किए हुए अमाउंट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिले उन सारे प्रोडक्ट्स पर खर्च करने से वो मैक्सिमम मिले और इक्वल मिले। इसके बाद दूसरे वर्ड्स में ये कह रहा है, द लॉ स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर शुड spend his limited income on different commodities in such a way that the last rupee spent on each commodity yield him इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें एक लाइन एड ऑन कर दी है, उसको अभी हम डिफाइन करते हैं। देखो, बाकी का एक्सप्लेनेशन तो उसी तरीके से है कि कोई भी कंज्यूमर किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज पे अपना अमाउंट खर्च करता है जिससे उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिले वो मैक्सिमम मिले और इक्वल मिले। लेकिन इसमें एक लाइन एड ऑन है, इन सच अ वे दैट द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी यील्ड हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब अगर ए बी सी 3 प्रोडक्ट पे वो अपना अमाउंट खर्च कर रहा है, तो जो लास्ट रुपी तीनों पे खर्च हो रहा है वो जो स्पेंड कर रहा है वो अमाउंट वो इक्वल होना चाहिए। अब वो किस तरीके से होता है ये हम अभी आगे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये 3 टाइप के फ्रूट्स हैं। 3 टाइप के फ्रूट्स में अब यहाँ पे ये लॉ किस तरीके से हम इसको एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी बंदे के पास 200 रुपए हैं और उसको 2 से 3 कैटेगरीज के फ्रूट्स परचेस करने हैं मार्केट से। अब उसमें मैंगो भी है, ऑरेंज भी है और गुआवा भी है। अब वो कौन सा अपना माइंडसेट यूज करेगा कि वहां पे वो मैंगो की भी क्वांटिटी सही से परचेस कर ले, ऑरेंज की भी कर ले और गुआवा की भी कर ले। यहाँ पे वो जो भी बंदा जो भी एज अ कंज्यूमर अगर ये कैलकुलेशन करता है कि मेरे को तीनों जो फ्रूट्स हैं वो परचेज हो जाएं, तीनों से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिले वो मैक्सिमम मिले और इक्वल मिले, और जो लास्ट रुपी तीनों पे खर्च हो वो जो अमाउंट से सेटिस्फेक्शन आए वो भी इक्वल आए, तो वो जो कैलकुलेशन है वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की होगी। अब कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है कि पता चला कि ए कोई मैंगो, मान लीजिए मैंगो फ्रूट 120 रुपीज के परचेस करे, बाकी 40 रुपीज के गुआवा और ऑरेंज परचेस कर लिए, या 100 रुपीज का गुआवा परचेस करा, 50 के ऑरेंज और मैंगो परचेस कर लिए। कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, कंज्यूमर कैसे सोचता है, इन सबको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक कैलकुलेशन नॉर्मली रिप्रेजेंट करती है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को, ये कि किस तरीके से कोई भी कंज्यूमर सोच सकता है। अब आगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, कि ऐसे कौन कौन से लिमिटेशंस हैं जहाँ पे ये लॉ नॉर्मली काम नहीं कर पाता है, या इनको हम एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, कंज्यूमर्स आर नॉट फुली रेशनल। इसका मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर इतना डीपली नहीं सोच रहा है तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। दूसरा कह रहा है, कंज्यूमर इज नॉट कैलकुलेटिंग। अगर कंज्यूमर ने इतना डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करी तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तीसरा कह रहा है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। मान लीजिए मार्केट में मैंगो परचेज करने गए, ऑरेंज परचेज करने गए, गुआवा परचेज करने गए, लेकिन मार्केट में आपको गुआवा मिला ही नहीं। जब गुआवा नहीं मिला तो फिर वो कॉम्बिनेशन ही नहीं सेट हुआ, कॉम्बिनेशन सेट नहीं हुआ तो फिर लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन कस्टम्स एंड हैबिट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप किसी वियरिंग कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कपड़ों की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप कोई परचेज करने गए, आपको 3 शर्ट परचेज करनी थी, और वहां पे 3 शर्ट में पता चला कि कोई आउट ऑफ फैशन की मिल रही है, आपको अपडेटेड नहीं मिल रही है, तो वो कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन पा रहा है, तो वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर नॉट कांस्टेंट। जो आप सोच के गए थे, लेकिन टाइम बीइंग के बाद क्या हुआ कि आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, आपको मार्केट में उस हिसाब से कुछ नया चीज मिल रही है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल काम नहीं कर पाएगा। यहाँ इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर सोच के तो गया कि मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, लेकिन कंज्यूमर ने इग्नोर कर दिया उस चीज को, कॉम्बिनेशन को, किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा।
चेंज इन इनकम एंड प्राइजेस। मान लीजिए आपका आज की डेट में इनकम थी 60,000 पर मंथ और आपकी 1 साल बाद हो गई 1,60,000 पर मंथ। तो जो पहला कॉम्बिनेशन आपके माइंडसेट में था, 1 साल बाद वो कॉम्बिनेशन आपके माइंड में है तो, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, या आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस इतने कम या ज़्यादा हो गए कि जो आप 6 महीने पहले आपका माइंडसेट था, वो आज की डेट में, आज के प्राइस के हिसाब से आज माइंडसेट आपका नहीं है, तो यहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी कि लॉ किस तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हम इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, एक असम्पशन बेस्ड कंडीशन लेते हुए, कुछ फिगर्स लेते हुए हम इनको कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल कोट किया है, यहाँ पे हम कह रहे हैं टोटल इनकम इज ₹5। कोई एक कंज्यूमर है जिसकी टोटल जो इनकम है वो ₹5 है एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ बोथ इज सेम। एज्यूम ₹1 पर केजी। कोई कंज्यूमर है जिसकी ₹5 टोटल इनकम है, उसकी पॉकेट में ₹5 है और ए और बी 2 टाइप के प्रोडक्ट हैं और दोनों का जो प्राइस है वो ₹1 पर केजी है, ऐसा एक असम्पशन लिया है हमने। अब ₹1 पर केजी के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए से कितना है, 12 है, 10 है, 8 है, 6 है और 4 है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी की बात करें, 10 है, 8 है, 6 है और 4 है और 2 है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी बी की है। इसके बाद हम बात करें कि अगर किसी बंदे के पास ₹5 हैं तो वो इनको किस-किस तरीके से सबसे पहले कैसे खर्च करेगा? अपना पहला, अगर हम बात करें ₹5 थे, तो पहला रुपया किस पे खर्च करेगा? देखिए कमोडिटी ए की बात करिए, तो सबसे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी 12 मिल रही है। तो कंज्यूमर क्या करेगा? अगर कंज्यूमर इतना रेशनली सोच रहा है, इतनी कैलकुलेशन कर रहा है कि मैं अपना पहला रुपया वहीं खर्च करूँगा जहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, ए में और बी में। तो सबसे ज़्यादा 12 मिल रही है, तो पहला रुपया उसने किस पे खर्च कर दिया? 12 पे खर्च कर दिया। अब उसके बाद दूसरे रुपए की बात आई, दूसरा रुपया कहाँ खर्च करेगा? 12 के बाद जो सबसे हाईएस्ट है इसमें, यहाँ 10 है और बी में भी 10 है। तो दोनों में से वो अपना दूसरा जो वो है रुपीज़, वो कहीं भी खर्च कर सकता है। वो यहाँ पे ए में भी खर्च कर सकता है और मान लीजिए बी में भी खर्च कर सकता है, लेकिन मान लीजिए उसने ए पे खर्च कर दिया, तो पहला यहाँ खर्च कर दिया, दूसरा यहाँ खर्च कर दिया। अब तीसरे की बात आई कि तीसरी हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी है, तो तीसरी मार्जिनल सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी है 10, तो तीसरा उसने यहाँ खर्च कर दिया। उसके बाद चौथे की बात आई। अब चौथे में आप देखिए कि यहाँ 864 बच रहा है और यहाँ 8642 बच रहा है, तो 8 हाईएस्ट यहाँ पे है, 8 हाईएस्ट यहाँ पे है, तो वो फोर्थ यहाँ पे भी खर्च कर सकता है, यहाँ पे भी खर्च कर सकता है। तो उसने मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ अपना जो अमाउंट था, जो पैसे थे, वो यहाँ खर्च कर दिए। अब उसके पास जो बच रहे हैं ऑप्शन 864 और 642 बच रहे हैं और अमाउंट बच रहा है ₹1 जो कि पांचवा है, फिफ्थ रुपीज। अब फिफ्थ रुपीज उसके पास जो हाईएस्ट ऑप्शन बचता है वो ₹8 का यहाँ बचता है, तो उसने ₹5 यहाँ खर्च कर दिए। तो अगर हम ए कैटेगरी की बात करें तो ए पे उसने 3 जो रुपीस थे वो खर्च करे और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आई उसको 12, 10 और 8। और मार्जिनल यूटिलिटी बी की बात करें तो उसने ₹2 यहाँ खर्च करे, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी आई उसको 10 और 8। तो ये एक एग्जांपल था जहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ पे जो प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम है और वहाँ पे ₹1 पर केजी का एजम्पशन लिया हुआ है हमने। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से अगर जो अमाउंट है ए प्रोडक्ट का और बी प्रोडक्ट का अगर वो अलग-अलग होता है, तो फिर ये लॉ किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। टोटल इनकम यहाँ पे असम्पशन हम लेके चल रहे हैं, टोटल इनकम इज ₹75 एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ बोथ इज डिफरेंट। एज्यूम ₹10 एंड ₹5, ₹10 फॉर ए एंड ₹5 फॉर बी। क्वांटिटी ले ली 1 2 3 4 5 6। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए 100 90 80 70 60 50 और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी 35 30 25 20 15 10 ये दे रखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ए के लिए जो प्राइस था वो 10 था, तो यहाँ पे हमने एक एवरेज के लिए 100 आउट ऑफ अपॉन 10 कर लिया, तो 10 आ गया, 90 अपॉन 10 कर लिया 9 आ गया, 80 अपॉन 10 8, 70 अपॉन 7 7 और 60 अपॉन 10 6 और 50 अपॉन 10 5। ऐसे ही यहाँ पे 35 जो ये अमाउंट था डिवाइड बाई 5 7, 30 डिवाइड बाई 5 6, 25 डिवाइड बाई 5 5, 20 डिवाइड बाई 5 4, 15 डिवाइड बाय 5 3 और 10 डिवाइड बाय 5 2। ये इस तरीके से हमने ये मार्जिन यूटिलिटी कैलकुलेट कर ली हैं
अपॉन प्राइस निकाल के ये एक एवरेज हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये जो एवरेज हमने निकाला है, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं ए की और बी की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसे कैसे कॉम्बिनेशन सेट करके देखें कि हम यहाँ पे ये बात करें कि जो हमारा मार्जिन यूटिलिटी है वो प्रॉपर हो और हमें जो सेटिस्फैक्शन लेवल एज अ कंज्यूमर मिल रहा हो वो हाईएस्ट और मैक्सिमम हो। तो सिचुएशन लेके चलते हैं। सबसे पहले सिचुएशन लेके चलते हैं। यहाँ पे दो इक्वल हो रहे हैं हाईएस्ट में, यहाँ पे 7 और 7। उससे ऊपर की फिगर कोई ए और बी दोनों में सेम नहीं हो रही है। तो 7 है ए में और 7 है बी में। तो 7 अगर जब ए में है तो उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? 70। सॉरी, जब 7 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे 4 रुपीज खर्च हो रहे हैं, 4 अमाउंट खर्च हो रहा है और यहाँ पे 1 खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे 10 के हिसाब से 10 रुपीज यहाँ खर्च करे, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो 7 के हिसाब से 4 जगह खर्च करे तो यहाँ 40 रुपीज हो गया। और जब यहाँ पे भी हमने 7 की बात करी तो यहाँ 1 रुपीज खर्च हुआ, तो यहाँ 1 खर्च हुआ तो यहाँ आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 आ गया और 40 प्लस 5 45 हो गया। लेकिन ये जो 45 है ये जो हमारी टोटल इनकम है इससे कम है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं बनेगा। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर 5 रुपए यहाँ पे खर्च कर रहा है तो यहाँ 6 है और यहाँ 2 रुपए खर्च कर रहा है तो यहाँ पे भी 6 है। तो इन दोनों के सिचुएशंस को भी देखते हैं। तो यहाँ 5 रुपए के हिसाब से 10-10 रुपए के हिसाब से देखें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 और यहाँ के लिए देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। तो 50 प्लस 10 की बात करें तो 60 हो गया, लेकिन 60 भी 75 से कम है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात नहीं हो पा रही है। उसके बाद थर्ड कंडीशन की बात करें। थर्ड कंडीशन में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर वो 6 रुपीज अपने यहाँ पे खर्च कर रहा है तो यहाँ 5 है और बी में अगर खर्च कर रहा है वो 3 रुपीज तो यहाँ पे 5 है। तो इस तरीके से देखते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। तो 60 और 15 ये हो रहे हैं 75 और 75 ही हमारी टोटल इनकम थी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं तो अगर ए प्रोडक्ट के तो 6 यहाँ पे अमाउंट खर्च किया जाए और बी के लिए खर्च किया जाए कितना? यहाँ पे 3 रुपीज। तो जैसे ही ए के लिए 6 होगा और बी के लिए 3 होगा तो यहाँ पे 75 इक्वल्स टू 75। तो हेंस कंज्यूमर विल परचेज 6 यूनिट ऑफ ए एंड 3 यूनिट ऑफ बी to get maximum utility and maximum satisfaction. So it is all about the term law of equimarginal utility. Thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.